संघवाद। संघवाद के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं और लक्षण हैं तो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा भारत का संविधान है ये संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधानों के लक्षण इसमें मिलते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है संघात्मक शासन प्रणाली का कि जो केंद्र है वो राज्यों के साथ किस तरीके से जुड़ाव रखता है। केंद्र और राज्यों के मध्य एक जो सकारात्मक जुड़ाव है उस रूप को यहाँ पे चिन्हित किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो विषय वस्तु हैं उनके लिए कानून बनाए गए हैं। तो स्टेट की पावर क्या है, सेंट्रल की पावर क्या है और कितनी स्वायत्तता प्रदान की गई है जो राज्य की संघ की इकाइयां हैं, यही संघात्मक ढांचे को दर्शाता है। कोई भी राज्य पूर्ण तरीके से ना तो संघात्मक है ना तो कोई भी राज्य पूर्ण तरीके से एकात्मक है। देखा जाए तो दोनों गुण देखने को मिलते हैं हर एक स्टेट में। लेकिन हम देखते हैं अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आदर्श संघ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एक आदर्श संघ संयुक्त राज्य अमेरिका को? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ पे राज्य हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिली हुई हैं, स्वायत्तता बहुत मिली हुई है। केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं, केंद्र की सारी शक्तियाँ तो राज्य को कभी दी भी नहीं जा सकती हैं, है ना। क्योंकि आपको जब एक पूरे संगठन को सबको लीड करके चलना है, क्योंकि केंद्र तो एक लीडर होता है ना, तो जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय शक्तियां हैं और राज्य की शक्तियां, उनमें किसी तरीके का अतिक्रमण ना हो, यही जरूरी है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया तो उस समय तत्कालिक परिस्थितियों को देखा, देश के प्राचीनतम इतिहास को देखा कि भारत समय के साथ बनता रहा और विखंडित होता रहा। उसके पीछे कारण क्या था? एक सशक्त केंद्रीय प्रशासन का नहीं होना, है ना, राज्यों के द्वारा स्वतंत्रता घोषित कर देना, ऐसे बहुत सारी चीजें समय समय पर होती रही थी। उस अनुभव से सीखते हुए उन्होंने भारत में केंद्र को सशक्त बनाया है, लेकिन राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की हैं। तो केंद्र को सशक्त बनाते हुए राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई। तो भारत में एकात्मक गुण भी देखने को मिलते हैं संविधान में और संघात्मक गुण भी देखने को मिलते हैं। जब भी आप भारतीय संविधान के संघीय या एकात्मक लक्षण के बारे में प्रश्न कभी भी आएगा और लिखेंगे तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होगा कुछ उसको इस तरीके से लेकर के आइए। उसमें लिखे भारतीय संविधान में संघीय तथा एकात्मक दोनों संविधानों के लक्षण मिलते हैं। यह आपका शुरुआत होना चाहिए। यदि केवल संघात्मक पूछे तो वहां पे लिख सकते हैं भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक भी साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से संघीय नहीं है। ठीक है, तो इसके लक्षण मिलते हैं, जिसके कारण से संविधान की प्रकृति के निर्धारण में कि हमारा संविधान संघीय है कि हमारा संविधान एकात्मक है, तो उसको आगे आप बढ़ाते हुए लिखेंगे, जिसके कारण संविधान की प्रकृति के निर्धारण में दो विरोधी तत्व मिलते हैं। कोई कह रहा है कि हमारा संविधान संघात्मक है, कोई कह रहा है कि एकात्मक गुण भी रखता है, इसलिए हमारे संविधान को परिसंघात्मक कहा जाता है। परिसंघात्मक या अर्ध संघात्मक कहा जाता है। हमारा संविधान अर्ध संघात्मक संविधान के तौर पे है। तो कोई इसे परिसंघात्मक कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है परिसंघीय कहा है। मतलब ये संघीय, पूर्ण संघीय नहीं है, परिसंघीय है। तो अब हमारे संविधान में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से संघीय लक्षण है। जो संघीय लक्षण जहां पे संघ की बात है वहां पे स्टेट के पास भी पावर होनी चाहिए उतनी। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सह अस्तित्व बनाया गया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। राज्यों का अस्तित्व है ही है ना, उनके भी चुनाव, उनकी भी पूरी प्रक्रिया है, वही प्रोसीजर है। संविधान में उनका भी पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। तो ये दिखाता है कि भारत में संघीय लक्षण है, यानी हमने अपनी भारत में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको हमने विभाजित कर रखा है। पहला काम तो ये। दूसरा, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण किया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विवरण 7वीं अनुसूची में हमने किया है। वहां पे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के तौर पे किस विषय पर किसके पास क्या पावर होगी इसको स्पष्ट किया गया है। और साथ ही एक लिखित संविधान रखा गया है। लिखित संविधान में राज्यों की शक्तियां अलग है और केंद्र की शक्तियां अलग है।
तो ये एक संघीय ढांचे के लक्षण के तौर पे है। इसके अलावा यदि शक्तियों के वितरण के स्रोत के रूप में किसी तरीके का विवाद होता है तो उसमें संविधान सर्वोच्च है, लिखित संविधान सर्वोच्च है, उसमें जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी तरीके का विवाद हो जाएगा तो उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राधिकार दिया गया आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रारंभिक अधिकार है कि यदि केंद्र राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो वो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये भी एक संघीय लक्षण है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमने चुनी, संघीय लक्षण है। द्विसदनात्मक व्यवस्था चुनी, संघीय लक्षण है। इसके अलावा वित्त आयोग की कार्यप्रणाली आर्टिकल 280 संघीय ढांचा दिखाता है, नहीं दिखाता है? केंद्र के धन को जो है क्या करता है वित्त आयोग, तो ये भी आपका संघीय ढांचे से जुड़ाव रखता है, इसको भी संघीय ढांचे से लेकर के चलेंगे। तो इन आधारभूत परसंघीय लक्षणों के कारण उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को परसंघीय संविधान कहा है। एकात्मक लक्षण क्या है आपके? एकात्मक लक्षण आपके संविधान में सबसे पहली चीज अपशिष्ट शक्तियां केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। राज्य सरकारों के पास अपशिष्ट शक्तियां नहीं है। अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो पहली चीज ये। दूसरा, संघ के पास राज्यों के प्रशासन और विधान दोनों पर नियंत्रण है। प्रशासन पे नियंत्रण कैसे है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यहाँ पे राज्यों का कोई रोल नहीं होता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। तो आर्टिकल 155, 156 ये दोनों एकात्मक ढांचे को दिखाते हैं। आपको लिखना होगा ये पॉइंट, ठीक है? तो राज्यपाल का, क्योंकि राज्यपाल को भाई विधानसभा का यदि कोई रोल हो, मुख्यमंत्री का कोई रोल हो तो शायद ये संघात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ तो पूरी पावर आपके किसके प्रति है? जिसके प्रति वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल किसके प्रति है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति अकाउंटेबल है, ठीक है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित भी रख सकता है। आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 क्या करता है कि विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 356, यदि राज्यों में किसी भी तरीके की संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ती है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो केंद्र का आधिपत्य हो जाएगा। यह भी जो है एक बहुत बड़ा मैटर है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने अधिकारी, अपने कर्मचारी, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, यहाँ पे दोहरी न्यायिक प्रणाली नहीं है, यानी न्यायपालिका को हमने संघीय ढांचे के तौर पे नहीं देखा गया है। हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है, एक ही संविधान है और राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है कि भारत संघ से पृथक हो सके। तो ये सारे पॉइंट किसके आते हैं? आपके एकात्मक लक्षण से आते हैं। बस इतने पॉइंट आप संघात्मक के लिखे, इतने पॉइंट आप एकात्मक के लिखे और इसके बाद आपको चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। और यही नहीं, लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये दो अलग अलग बॉडी हैं। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया, ये संघात्मक ढांचे को दिखाता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक ढांचे को दिखाती हैं। वित्त आयोग संघात्मक ढांचे को दिखाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये किसको दिखाता है? कैग, सेंट्रल गवर्नमेंट एकात्मक ढांचे को दिखाता है, क्योंकि ये राज्यों की भी संपरीक्षाएं करता है। अलग बॉडी होनी चाहिए, मतलब राज्यों के पास अपनी खुद की बॉडी जब हो तो वो संघात्मक हो जाएगा, और राज्यों के पास जब वो केंद्र की बॉडी के थ्रू ही काम कर रहे हैं तो वो एकात्मक हो जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो इसलिए हमारा संविधान बहुत लचीला संविधान है और आधारभूत रूप से हम देखें तो हमारा संविधान कैसा है? परसंघीय है, लेकिन इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है, चाहे वो वित्तीय संसाधनों को लेकर के हो, प्रशासनिक संसाधनों को लेकर के हो। आर्टिकल 247, आर्टिकल 365 है ना, इनके तहत जो है मैंने आपको बताया था कि केंद्र राज्य को क्या सकता है? निर्देश दे सकता है, सामान्य निर्देश, विशेष निर्देश और कठोर निर्देश, जिसके तहत भी आर्टिकल 356 लग सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप जब डालेंगे तो आपका संघीय ढांचे से जुड़े हुए प्रश्नों को आप समाप्त कंप्लीट कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले एक इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आपको लिखना होगा कि भारतीय संविधान संघीय तथा एकात्मक दोनों तरीके के संविधानों के लक्षण प्राप्त होते हैं इसमें, जिसके कारण से संविधान की प्रकृति में निर्धारण करने में दो विरोधी मतों की उपस्थिति हो गई है, जिसमें से एक मत इसे संघात्मक मानता है, दूसरा मत इसे एकात्मक मांगता है। परंतु
संविधान के यदि लक्षणों का पूर्ण विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का संविधान ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक है, ये अर्धसंघीय प्रकृति को रखता है। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण निम्नलिखित हैं, क्रम से लक्षण लिख दीजिए 5-6। इसके बाद लिखिए एकात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं, क्रम से 5-6 लिख करके नीचे कंक्लूजन डाल दीजिए कि भारतीय संविधान में ये चीजें, मतलब हमारा संविधान निश्चित तौर पे उपर्युक्त लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत हम ये पाते हैं कि हमारा संविधान एक अर्धसंघीय संविधान के तौर पे है, जिसमें केंद्र को ज्यादा सशक्त किया गया है और उसके पास अधिकार क्षेत्र ज्यादा रखे गए। बस इतना करके आपको खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है। बस यही इसका आंसर इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, ये आपका जो पिछला जो आपको टॉपिक दिया गया था उससे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा सेक्शन है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप लोग इसको कितना अमल में लाते हैं और कितना इसको कंप्लीट